बढ़ रही है। तो अभी ये रुझानात है, अभी ये नतायज में तब्दील होने में खासा वक्त लगेगा। अगले 1-2 घंटे बाद तब्दील पूरी साफ होगी, लेकिन ये तो जश्न है, ये साफ इशारा कर रहा है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आ रही है, वो हुकूमत साजी करेगी और वसुंधरा राजे वजीर आला होंगी। ये जो तस्वीर है ये साफ हो गई है पूरे राजस्थान में। मेरे साथ में बहुत सारे यहाँ पर बीजेपी के समर्थक हैं, कई कारकुन है, वो आए हुए, उनसे बात करते हैं। किस तरह की खुशियों का आप लोग इजहार कर रहे हैं? बीजेपी सत्ता की तरफ बढ़ती हुई दिख रही। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान की जनता आज लंडर और बंडर देखेगी। कांग्रेस का जो बंडर गुस्से कांग्रेस से करी है वो देख रही है, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह, कार्यकर्ताओं का जो ठंड रहा है इस चुनाव में वो देखेगी। जनता ये भी देखेगी कि वसुंधरा जी का जो बंडर जो हुआ है, जो चमत्कार जो यहाँ पे हुआ है, वो निश्चित रूप से आज राजस्थान की जनता देखेगी। तो मैं आपको बताऊं कि वसुंधरा राजे की एक तरह से लहर राजस्थान में देखने को मिल रही है। नरेंद्र मोदी ने आज कई सभाओं को संबोधित किया था। इसके अलावा लग यही रहा है कि जो मरकजी हुकूमत है उसके खिलाफ जो आक्रोश है उसका नतीजा ये रहा राजस्थान में कि अशोक गहलोत की जो लोक कल्याणकारी सरकार बताई जा रही थी, जिसने गरीबी दूर करने के लिए बहुत कदम उठाए थे, बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च की थी और उसका फायदा आम आदमी को मिल रहा था। लेकिन आम आदमी ने अशोक गहलोत की जो स्कीम्स थी, जो उनके काम थे, उनको खारिज किया है। आखिर ये इसके पीछे की जो वजह है वो तो पड़ताल में सामने आएगी। कांग्रेस सब जानेगी कि आखिर उनका ये हाल क्यों हुआ। लेकिन तो अभी नतीजे आ रहे हैं, तो साफ हो गया कि राजस्थान में बीजेपी बड़े बहुमत के साथ में सत्ता की तरफ बढ़ रही है और कांग्रेस पूरी तरह से पीछे पिछड़ रही है। यानी बाबूलाल अगर बात करें गहलोत की तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी दोबारा इक़्तिदार हासिल करने के लिए। कहीं ना कहीं जिस तरह के रुझानात आ रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कि गहलोत की जो लुभावने वादे थे या जो उनकी स्कीमें थी, कहीं ना कहीं वो इन रुझानात को देखकर लग रहा है कि फेल हो गई है। बिल्कुल बीजेपी काउंटर किया था, जब गहलोत स्कीम्स लेके आए थे तो बीजेपी ये कह रही थी कि इंतखाबी साल है और इस साल में अगर अशोक गहलोत इस तरह की स्कीम्स लेकर के आए हैं तो वो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। ये वोटरों को लुभाने भर की कवायद है। इसी को लेकर के बीजेपी की जो नेता है वसुंधरा राजे वो जनता के बीच में गई थी, खुला संकल्प यात्रा उन्होंने निकाली थी। और नरेंद्र मोदी जब नेशनल कैंपेन पूरे उरूज पे था उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कई जगहों पर सभाएं करी थी और उनकी सभाओं में जो भीड़ आ रही थी वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं डरा रही थी कि कहीं नरेंद्र मोदी की आंधी या तूफान ना चल जाए। वो तूफान ही आज यहाँ पर दिख रहा है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अशोक गहलोत ने बहुत अच्छे काम किए जिनके लिए उनको याद किया जाएगा, लेकिन जो उनकी फ्लैगशिप स्कीम थी वो वोट हासिल नहीं कर सकी, वो वोटरों को लुभा नहीं सकी। एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर वसुंधरा राजे में लोगों ने जो भरोसा जाहिर किया है उसके पीछे की जो बातें हैं वो लोगों ने क्या देख ली है। जी बाबूलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इन नतायज और रुझानात पर नजर बनाए रखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात राजस्थान की चल रही थी, चलिए एक बार ताजा अपडेट राजस्थान से दे दें, जहां पर 199 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। हम आपको बता दें कि 169 सीटों के रुझानात हम तक आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी बहुत आगे, और अगर बात जादुई आंकड़े की करें तो रुझानात में बीजेपी जादुई आंकड़े को भी पार कर गई। हम आपको बता दें कि सिर्फ सेंचुरी लगाना है, अगर इक़्तिदार में आना है तो आपको सेंचुरी लगानी है राजस्थान में। इस वक्त बीजेपी राजस्थान में अगर रुझानात की बात करें तो 127 सीटों पर आगे चल रही है और पिछली बार गहलोत की सरपरस्ती में इक़्तिदार में रही कांग्रेस सिर्फ 25 सीटों पर रुझानात में आगे चल रही है। वहीं राजपा की बात करें, किरोड़ी लाल मीणा की सरपरस्ती वाली पार्टी राजपा की बात करें तो वो सिर्फ 5 सीटों पर आगे चल रही है। बीएसपी 3 सीटों पर, और अदर्स की बात करें तो 10 पर अदर्स के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो राजस्थान से अब तक 170 सीटों के रुझानात हम तक पहुंच चुके हैं। 199 सीटों के लिए यहां पर वोट डाले गए थे और बीजेपी रुझानात से देखकर यही लगता है कि वसुंधरा राजे एक बार फिर से इक़्तिदार में वापस लौटेंगी। और अब आइए शाजिया इल्मी का बयान आपको सुनाते हैं।
कांग्रेस और बीजेपी को एक ही मानते हैं। हमने जितना कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर किया है, उतना हमने बीजेपी के एमसीडी का भ्रष्टाचार भी उतना ही उजागर किया है। हमारे लिए हमारी लड़ाई इन दोनों पार्टियों से है। ये दोनों पार्टी हमारे लिए एक है और दूसरी ये आर या पार की लड़ाई है। एक तरफ है कांग्रेस बीजेपी और एक तरफ है आम आदमी पार्टी। तो हम किसी भी हालत में, किसी भी सूरत हाल में दोनों पार्टियों के साथ समझौता नहीं। तो आम आदमी पार्टी के लीडर शाजिया इल्मी मीडिया नुमाइंदों से दिल्ली में बात कर रही थी। मैं आपको बता देंगे शाजिया इल्मी खुद आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है और वो आरके पुरम से अपनी किस्मत आजमा रही। अब से कुछ देर बाद उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। अभी तक रुझानात आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि शाजिया इल्मी रुझानात में आरके पुरम से इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले में आगे चल रही है। तो हम आपको बात अगर दिल्ली की चल रही, दिल्ली का ताजा अपडेट दे दें, जहां पर बीजेपी रुझानात में सबसे आगे चल रही। बीजेपी 32 सीटों पर आगे चल रही, जबकि आम आदमी पार्टी जो पहली बार सियासत में जिसने कदम रखा है वो 24 सीटों पर आगे चल रही। इसी तरह से कांग्रेस जो 15 साल से इख्तिदार में थी शीला दीक्षित की सरपरस्ती में, वो सिर्फ 9 सीटों पर आगे चल रही है। और चलिए एक चौंकाने वाली खबर इस वक्त नई दिल्ली के असेंबली हलके से आ रही, जहां से बीजेपी कांग्रेस लीडर शीला दीक्षित खड़ी थी। हम आपको बता दें इसी असेंबली हलके से आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल भी इसी असेंबली हलके से खड़े थे। यहां से एक बुरी खबर शीला दीक्षित और कांग्रेस के लिए आ रही। हम आपको बता दें कि शीला दीक्षित अपने हलके से इस वक्त पिछड़ रही हैं। बड़ी खबर कांग्रेस के लिए और दिल्ली वालों के लिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि शीला दीक्षित, जिन्होंने 3 बार दिल्ली पर इख्तिदार किया है, 15 साल से वो इख्तिदार में थी और इस बार वो नई दिल्ली के असेंबली हलके से पिछड़ रही हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस सिर्फ रुझानात में 9 सीटों पर दिल्ली में आगे चल रही है, जबकि बीजेपी सबसे आगे 32 सीटों पर आगे चल रही। वहीं आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर आगे चल रही है। अगर अदर्स की बात करें तो अदर्स 2 सीटों पर आगे हैं। कुल मिलाकर 67 सीटों के रुझानात आ चुके हैं। सिर्फ 3 सीटों के रुझानात आना और बाकी हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर नई दिल्ली हलके से, जहां पर 3 बार दिल्ली की वजीर आला रह चुकी शीला दीक्षित अपने हलके में पिछड़ रही हैं। क्या लगता है सर, शीला दीक्षित पिछड़ रही हैं? हाँ, शीला दीक्षित पिछड़ रही हैं तो ये तो कांग्रेस के लिए बेहद बुरी खबर है और अरविंद केजरीवाल के लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की कड़ी चुनौती शीला को दी थी, उनके मुकाबले अपने आप को पेश किया था। उन्होंने प्रूव किया कि उन्होंने जनता का दिल जीता है और शीला दीक्षित को उन्होंने इस तरह की मात दी है। जो रुझानात हैं, इससे देखकर क्या लगता है दिल्ली का सियासी मंजरनामा किस तरफ जा रहा है? कोई भी पार्टी, अब रुझानात देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कोई पार्टी फुल बहुमत में। रुझान देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी 32 हो गया है, अभी 3 बाकी हैं आने। अगर 3 ये भी आ जाती हैं तो 35 अगर उनके फेवर में जाती है 35 हो जाएंगे। एक्स्ट्रा 2 है जी, ये 2 अगर उसके जुड़ जाते हैं तो 37 का एक जादुई आंकड़ा वो पार कर लेते हैं या पहुंच जाते हैं जी। इसके बाद अगर ये भी संभव है कि किसी पार्टी से कोई टूटन हो या कुछ हो, अगर ऐसा नहीं होता है और 37 पूरा नहीं कर पाती है, तब इससे बिल्कुल हंग असेंबली की स्थिति बनेगी। और जैसा कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो किसी को समर्थन नहीं देंगे ना, हाँ, वो समर्थन शायद लेने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर वो समर्थन लें, कांग्रेस उनको समर्थन दे तो उनकी सरकार बन सकती है, लेकिन शायद अगर वो ये दोनों बातें तय करते हैं, ना समर्थन देंगे ना समर्थन लेंगे, तो फिर राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति पैदा हो। तो दिल्ली की बात चल रही, जहां पर शीला दीक्षित इस वक्त नई दिल्ली हलके से पीछे चल रही। हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित के बीच सीधा मुकाबला था नई दिल्ली असेंबली हलके से। इस वक्त हम आपको बता दें, ताजा खबर आप तक पहुंचा दें कि 3 बार दिल्ली पर इख्तिदार संभालने वाली दिल्ली की वजीर आला शीला दीक्षित इस बार पिछड़ गई हैं। हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल उनके सामने खड़े थे। अरविंद केजरीवाल इस वक्त शीला दीक्षित के मुकाबले में आगे चल रहे हैं। क्या रोल रहेगा दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी ने अपनी भूमिका सही निर्धारित कर ली है। उन्होंने कह दिया अगर हम बहुमत में आते हैं तो हम सरकार बनाएंगे, और बहुमत में नहीं है तो हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी इस मामले में बहुत बात क्लियर नहीं है कि अगर वो सरकार, क्या वो कांग्रेस या किसी दूसरे के समर्थन से सरकार बनाएंगे। यद्यपि वो केजरीवाल इससे भी इनकार कर चुके हैं। लेकिन अभी जैसा मैंने कहा कि अगर 37
बीजेपी को मिल जाती हैं तो सरकार बनाने की पोजीशन में आ जाती है जी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एक अभी तो असेंबली रोकी जा सकती 6 महीने के लिए, राष्ट्रपति शासन, वहां के उपराज्यपाल सत्ता संभाल सकते हैं और उस दौरान फिर बीच में एक असेंबली सस्पेंडेड रहेगी। उसके बाद कोई निर्णय होता नहीं, दोबारा चुनाव होंगे 6 महीने के अंदर। तो चलिए एक बार फिर से बता दें, बड़ी चौंकाने वाली खबर दिल्ली से तो आ ही रही थी, जहां पर कांग्रेस पीछे चल रही थी, लेकिन कांग्रेस की सरबराह अगर शीला दीक्षित की बात करें तो वो भी दिल्ली में नई दिल्ली हल्के से पीछे चल रही है। हम आपको बता दें कि दिल्ली की नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित आमने सामने थे। अरविंद केजरीवाल इस वक्त शीला दीक्षित पर लीड बनाए हुए हैं और शीला दीक्षित से काफी आगे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हम आपको बता दें कि दिल्ली में 67 सीटों के रुझानात आ चुके हैं। 70 सीटों के लिए यहां पर वोट डाले गए थे। अब सिर्फ 3 सीटों के रुझानात आना बाकी है। हम आपको बता दें कि बीजेपी अभी भी 32 सीटों पर आगे चल रही है। और आइए सीधे हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर की तस्वीर हैं, जहां पर बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कारकुन खुशियों का इजहार कर रहे हैं। और खुशी क्यों ना मनाएं, पहली बार सियासत में कदम रखा है और 24 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की तस्वीर हैं, जहां पर बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कारकुनान जमा हैं और अपनी रुझानात को देखकर खुशियां मनाना शुरू कर दी है। ऑन कराओ माइक ऑन करो। आप खोल जाना। कुमार विश्वास इस वक्त हेलो कारकुनान को खिताब करने जा रहे हैं। सीमापुरी सुन लो। संतोष कोहली की सीट सीमापुरी 8000 वोट से आगे हमारी 8000 वोट से आगे। तो कुमार विश्वास बता रहे थे कि सीमापुरी से संतोष कोहली, जहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो 8000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। उधर हमारी दिल्ली नुमाइंदा रंजीता ने कांग्रेस सदर दफ्तर का जायजा लिया में और अंदर का नजारा आपको दिखाना चाहूंगी। भले ही 10 बज चुके हैं, समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कार्यालय का जो सन्नाटा है वो अभी भी बरकरार है। कोई भी जो जनरल सेक्रेटरीज हैं वो नहीं आए हैं। जिन राज्यों में चुनाव था उसके प्रभारी यहां नहीं पहुंचे हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई बात करने वाला नहीं है। आखिर ये हार जो कांग्रेस की दिखाई जा रही है, जो रुझान शुरुआती आए हैं, वो कांग्रेस को मुश्किलों में डाल रही है। राजस्थान से कांग्रेस की सरकार जा रही है, जो रुझान है उसके अनुसार। इसके साथ ही दिल्ली में जो सरकार थी वो गिरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस कहीं भी टक्कर में नहीं है। हालांकि शीला दीक्षित भले ही आगे चल रही हो, लेकिन जिस तरह से सीटें कांग्रेस की आ रही है वो मुश्किल पैदा कर रही है। आप नजारा देख सकते हैं, यहाँ जितने भी जनरल सेक्रेटरीज हैं उनके कमरे में ताला बंद है। कोई जवाब देने के लिए नहीं है, क्योंकि जवाब नहीं सूझ रहा है कांग्रेस को। क्योंकि कांग्रेस ने कहीं न कहीं ये कोशिश की थी कि राहुल गांधी की अध्यक्षता में ये 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? 2 राज्य जहां कांग्रेस की सरकार थी वो छिटकता हुआ नजर आ रहा है, और 2 जहां कांग्रेस नहीं थी, जिसमें छत्तीसगढ़ जो टक्कर में भले ही है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस कहीं नहीं है। हालांकि इन सभी पर सबसे पहला गाज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर गिरता, लेकिन उस वार को कम करने की कोशिश की जा रही है। कल प्रभारियों की बैठक बुलाई गई। इसके साथ ही प्रवक्ताओं को ये निर्देश दिए गए कि जिस भी मीडिया में वो जाए वो यही कहे कि राहुल गांधी हार के जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जो राजनीतिक समीकरण रहे हैं प्रदेश में, जो क्षेत्रीय मुद्दा रहा है, उस आधार पर चुनाव लड़ा गया है। लेकिन जवाब देना होगा कांग्रेस को। क्या ये जो खबरें आ रही है मीडिया में छनकर कि सोनिया गांधी की जो अध्यक्षता वाली टीम थी, क्या उसको दोबारा मौका दिया जाएगा? क्या राहुल गांधी पूरी तरह फेल हो गए हैं? ये बड़ा सवाल है। जवाब कांग्रेस को देना होगा, लेकिन जवाब देने के लिए एआईसीसी कार्यालय में कोई मौजूद नहीं है सिवाय मीडिया के। कैमरा पर्सन मनोज के साथ रंजीता झा, ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। तो दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस में मायूसी छाई हुई है। अभी तक कांग्रेस दफ्तर में कोई नहीं पहुंचा है और जाहिर सी बात है, तस्वीर दिल्ली की साफ है, जहां पर कांग्रेस
कि बुरी हालत है। कांग्रेस इस वक्त सिर्फ 9 सीटों पर रुझानात में आगे चल रही, जबकि बीजेपी 33 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर आगे चल रही, जबकि अदर्स की बात करें तो 2 सीटों पर आगे है। 70 सीटों पर यहां पर वोट डाले गए थे, जिसमें से 68 सीटों के रुझानात हम तक पहुंच गए हैं। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां पर 230 सीटों के लिए वोट डाले गए थे, पोलिंग हुई थी, जिसमें से 216 सीटों के रुझानात आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी यहां पर इक्तदार में वापस आती दिख रही है रुझानात के हिसाब से, और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में हैट्रिक बनाते दिख रहे हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी 139 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 68 सीटों पर, बीएसपी 5 सीटों पर और अदर्स 5 सीटों पर आगे चली, यानी कि 230 सीटों में से 217 सीटों के रुझान मध्य प्रदेश से आ गए। वहीं अगर पड़ोसी रियासत छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर 90 सीटों के लिए वोट डाले गए थे, जिसमें से रुझानात की बात करें तो 85 सीटों के रुझानात यहां पर आ गए हैं। हम आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बात करें तो 43 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है रुझानात में, और कांग्रेस 39 सीटों पर आगे चल रही है। अदर्स 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं, यानी कुल मिलाकर 90 सीटों में से 85 सीटों के रुझानात आ चुके हैं और 5 सीटों के अभी रुझानात आना बाकी हैं। और अगर बात राजस्थान की करें, जहां पर पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि गहलोत और वसुंधरा के बीच कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन रुझानात आने के बाद तस्वीर साफ दिख रही, जहां पर वसुंधरा राजे की सरपरस्ती में बीजेपी एक बार फिर से इक्तदार में वापस आती दिख रही है। ताजा अपडेट की बात करें तो 199 सीटों के लिए यहां पर वोट डाले गए थे, जिसमें से 174 सीटों के रुझानात यहां पर आ चुके हैं। कांग्रेस, चलिए पहले बात बीजेपी कर लेते हैं। बीजेपी जो कि बहुत आगे यानी बढ़त बनाए हुए है 129 सीटों पर, इसी तरह से कांग्रेस सिर्फ 26 सीटों पर, राजपा 6 सीटों पर, बीएसपी 3 सीटों पर और अदर्स 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। यानी कि राजस्थान की तस्वीर भी बिल्कुल साफ हो गई है कि बीजेपी दोबारा इक्तदार में वापस राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरपरस्ती में बीजेपी एक बार फिर से राजस्थान में इक्तदार में वापस लौट रही है। सुबह से ही हमारे खास मेहमान डॉक्टर राधेश्याम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम अपने खास मेहमान के साथ जुड़ेंगे और उनसे तमाम रुझानात और नताइज के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब जिंदगी सताए मनोरंजन ही बचाए 5, 6, 7, 8, 9 लगाओ, कॉमेडी, म्यूजिक, क्रिकेट, एस्ट्रो और बहुत कुछ पाओ। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। लखनऊ में वाक़े दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर।
दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अवाम का फैसला। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। 4 रियासतों के इंतखाबी नतायज आज आपके सामने हैं। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रुझानात हमारे साथ है। इस बातचीत के सिलसिले को भी हम आगे बढ़ाएंगे एक और नए मेहमान के साथ, जो मैं आपको तारुफ करा दूं। उनका M. उपेंद्र, प्रिंसिपल हिंदी महाविद्यालय, प्रोफेसर इकोनॉमिक्स और ये हिंदी राइटर भी हैं। सर आपका इस्तकबाल है ETV स्टूडियो में। आप देख रहे हैं सुबह से जिस तरह के रुझानात आ रहे हैं। सबसे पहले हम अपने नाजरीन को बता दें कि जिस तरह से राजस्थान की सूरत हाल बदल रही है, उसमें कांग्रेस 28 सीट पर आगे है, बीजेपी 130 सीट पर आगे है और आरजेपी 7, बीएसपी 3, अदर्स 9 सीटों पर आगे हैं। और साथ ही आप देखेंगे 2 रियासतें ऐसी है जहां पर बीजेपी ने पूरा फोकस किया हुआ है, पूरी कोशिश लगाई, क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं रही। 2 सीटें जो ऐसी हैं जो बीजेपी के पास है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इन 2 सीटों के लिए जिस तरह से बीजेपी ने काम किया है रियासतों में और जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, हालांकि राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान में इलेक्शन से कुछ पहले साल भर अशोक गहलोत ने काफी मुहिम चलाई, काफी मेहनत की, कई स्कीमें लॉन्च की, खासकर सेहत के शोबे को लेकर, मेडिकल के शोबे को लेकर। क्या वजह रही कि कांग्रेस वहां पर नाकाम रही? क्या सियासी मुद्दे रियासत के या अशोक गहलोत ने जो कोशिशें की है वो फीकी पड़ गई चेहरों की वजह से? क्योंकि इस बार हमने देखा है कि चेहरों की लहर ज्यादा चली। एक तरफ बीजेपी ने मोदी को सामने रखा, दूसरी तरफ कांग्रेस ने राहुल को।
आपको क्या लगता है कि इस बार चेहरों की सियासत चली या फिर यहां पर मुद्दे नाकाम कमजोर पड़ गए हैं? देखिए, सिर्फ शहरों की बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक जगह पर कांग्रेस 2 साल से हुकूमत, दो टर्म से हुकूमत कर रही है और दूसरे 2 स्टेटों में बीजेपी हुकूमत कर रही है और चारों रियासतों में अब बीजेपी आगे चल रही है। मतलब यहां पर एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं कर रही है जी। जहां पर अगर एंटी इनकम्बेंसी काम करती तो वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी काम करती थी, जबकि यहां पर हम समझते हैं कि इन्हें एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है। पर असल में सवाल यह है कि आजकल मुद्दा जो है गुड गवर्नेंस का है, यानी सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। हो सकता है क्या ये लाजमी चीजें साबित हो जाएगा कि चौहान साहब और रमन साहब ने ज्यादा अच्छा गवर्नेंस किया हो और गहलोत साहब और शीला दीक्षित ने शायद नहीं किया हो, क्योंकि राजस्थान को आप पूरा अर्बन नहीं बोल सकते। दिल्ली की बात कह रहा हूं कि दिल्ली में लगभग शायद 90% अर्बन वोटर्स है, पर राजस्थान में ये बात नहीं है, छत्तीसगढ़ में ये बात नहीं है। तो अब मैं समझता हूं कि खासकर जब से इलेक्ट्रिक मीडिया आ गई, इशू है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये अर्बन और रूरल का डिवीजन थोड़ा कम होते जा रहा है। पहले क्या था कि गांव में वगैरह में हमारे साथ इंफॉर्मेशन वगैरह जाने के लिए भी प्रॉब्लम होते थे। अब टीवी की वजह से आपको देखिए कि हर गांव में टीवी की वजह से और मीडिया की वजह से ये जो हल्का हल्का, ज्यादा कोई फर्क नहीं आ रहा है, फिर भी दिल्ली और राजस्थान के वोटिंग पैटर्न में थोड़ा बर्फ हो सकता है, क्योंकि दिल्ली जो है ना ऑलमोस्ट 100% शहरी है, जबकि राजस्थान बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर तो वहां ही नहीं है। पर खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आने की वजह से ये जो है ना आजकल हल्का हल्का ये अर्बन और रूरल डिवीजन थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा और तेजी से कम हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि केवल अर्बन और इसका नहीं है, इसमें मैं समझता हूं कि गवर्नेंस मुख्य मुद्दा आजकल, अहम मुद्दा जो है ना गवर्नेंस का है। नहीं, गुड गवर्नेंस की आपने बात कही, साथ में मैं ये जानना चाह रहा हूं कि शहरों ने भी काम किया है। फेस ऑफ द पार्टी जो रहे हैं, जैसा कि मोदी हो या राहुल गांधी हो, यहां पर बहुत बड़ा रिस्क बीजेपी ने, काफी इख्तलाफात अंदर भी रहे, उसके बावजूद पार्टी ने जो है मोदी को आगे रखा। तो क्या मोदी का जादू चल गया, ये मानेंगे? नहीं साहब, मोदी का जादू जी हो सकता है कुछ हद तक चला होगा, क्योंकि आप देखते होंगे कि चौहान और रमन जो है ना, मोदी तो अब ज्यादा से ज्यादा 6 महीने से 8 महीने से मोदी की हवा की बात हो रही है, जबकि चौहान और रमन साहब वहां 5 साल से और ज्यादा का काम कर रहे हैं। वो पहले से उनकी हवा है और बीच में तो ये भी एक, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा कि मुख्तसर वक्त में थोड़ा सा काम किया। मैं हम आगे बढ़ेंगे इस सिलसिले में, आपको रोकूंगा। नाज़रीन, नोश्ते दीवार सही साबित हुई तो फिर आइंदा आम इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस का क्या लाहेबल होगा? अपोजिशन बीजेपी के बढ़ते कदम को रोकने के लिए कांग्रेस क्या इक़दाम करेगी? क्या सोनिया गांधी एक बार फिर कमान अपने हाथ में लेंगी? बेशतर ओपिनियन और एग्जिट पोल्स में 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त फाश की पेशगोई की गई है। हालांकि कांग्रेस इन ओपिनियन और एग्जिट पोल को ज्यादा अहमियत नहीं दे रही, लेकिन वो शऊरी तौर से बातचीत की सिमत को असेंबली इंतखाबात से परे आम इंतखाबात की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब इम्कानी शिकस्त के पेश नजर सोनिया गांधी के एक बार फिर मोर्चा संभालने की कयास-आराइयां की जा रही हैं। जराये के मुताबिक 4-0 से शिकस्त मिलने की सूरत में पार्टी के अंदर बड़ा फेरबदल किया जा सकता है। आम इंतखाबात को अब सिर्फ 5 महीने ही बाकी हैं। ऐसे में पार्टी और पार्टी कारकुनों को तैयार करने के लिए सोनिया सरगर्म रोल निभा सकती हैं। ख्याल रहे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में राहुल गांधी की क़यादत में पार्टी मुंह की खा चुकी है। कर्नाटक की जीत ने राहुल और उनके हामियों को थोड़ी राहत जरूर दी थी, लेकिन वो राहत वहां की सियासी हालात के सबब उन्हें मैसर आई थी, न कि उनकी कायदाना सलाहियतों की वजह से। सोनिया के सरगर्म अमल होने का असर पार्टी और हुकूमत दोनों जगह देखने को मिल सकता है। कई सीनियर लीडरों को तंजीमी ढांचे को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के काम पर मामूर किया जा सकता है। अगर नतायज 3-1 या 2-2 से बराबरी पर रहे तो कांग्रेस के लिए ये यकीनन राहत की बात होगी। ऐसे में वो जारहाना रुख इख्तियार कर सकती है।
शिकस्त की वजूहात का पता लगाने और किसी एक के सर इसका ठीकरा फोड़ने पर वक्त जाया करने के बजाय पार्टी आम इंतखाबात में दरपेश चैलेंजेस पर अपनी तवज्जो मरकूज करना चाहेगी, क्योंकि उसके पास वक्त बेहद कम है। इन रियासतों के नतायज से यह भी वाज़ेह हो जाएगा कि हुकूमत मुखालिफ लहर कितनी तेज़-ओ-तुंद है। उधर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और दिल्ली में पार्टी उमूर के इंचार्ज शकील अहमद मानते हैं कि असेंबली इंतखाबात के नतायज से आम इंतखाबात के नतायज अखज़ करना सही नहीं। उनका कहना है कि 1998 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके आइंदा बरस हुए आम इंतखाबात में बीजेपी की क़यादत में